हाय फ्रेंड, औपनिवेशिक शहर में हम पहला पार्ट कर चुके हैं। ये दूसरा पार्ट लेके आए हैं जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें है 4th पॉइंट पृथक्करण, नगर नियोजन और भवन निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यद्यपि मद्रास, कलकत्ता और बम्बई तीनों औपनिवेशिक शहर पहले के भारतीय कस्बों और शहरों से अलग थे, लेकिन उनमें कुछ साझे तत्व थे और उनके भीतर कुछ अनूठी बातें पैदा हो चुकी थी। इनकी जांच करने पर औपनिवेशिक शहरों के बारे में हमारी समझ में निश्चय ही इजाफा होगा। कहने का मतलब है कि मद्रास, कलकत्ता और बम्बई ये बाद में आए, लेकिन जो ये शहर थे और पहले के जो भारतीय कस्बे और शहर थे उनसे तो अलग थे, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें मैच करती हैं, तो उसको हम समझेंगे कि उसमें क्या चीज़ें मैच करती हैं। ठीक है, मद्रास में बसावट और पृथक्करण। मद्रास में जो बसावट बसावट मतलब बसना, वहाँ पे पृथक्करण मतलब अलग होना। तो कंपनी ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र सबसे पहले पश्चिमी तट पर सूरत के सुस्थापित बंदरगाह को बनाया था। ठीक है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो सबसे पहले उसने अपनी व्यापारिक गतिविधि का केंद्र सबसे पहले किसको बनाया था? तो पश्चिमी तट पर स्थित सूरत के स्थापित बंदरगाह को बनाया था। यानी कि एक लाइन में अगर बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली व्यापारिक गतिविधि कहाँ पर स्थापित की थी? तो सूरत में स्थापित की थी। बाद में वह वस्त्र उत्पादों की खोज में अंग्रेजी व्यापारी पूर्वी तट पर जा पहुँचे। यानी कि पश्चिमी तट में उन्होंने तो सूरत में अपनी व्यापारिक कंपनी स्थापित की, कंपनी ने गतिविधि केंद्र स्थापित की, लेकिन जब उन्हें वस्त्र उत्पादन की खोज की जरूरत पड़ी तो वो लोग कहाँ पहुँचे? पूर्वी तट पर पहुँचे। मद्रास पट्टन में उन्होंने एक व्यापारिक चौकी कब बनाई थी? तो 1639 ईस्वी में बनाई थी। इस बस्ती को स्थानीय लोग क्या कहते थे? तो इस बस्ती को स्थानीय लोग चेनापट्टनम कहते थे। क्या कहते थे? चेनापट्टनम कहते थे। इस स्थान को कंपनी ने किससे खरीदा था? तो इस स्थान को कंपनी ने तेलुगु सामंती, जो स्थानीय तेलुगु सामंत थे, उन्होंने कंपनी को अधिकार दिया था यहाँ पे बसने को, और कालाहस्ती के नायकों से खरीदा था। कहाँ से खरीदा था? तो कालाहस्ती के नायकों से खरीदा था। ये कालाहस्ती नायक कौन थे? तो कालाहस्ती नायक वह थे जो अपने इलाके में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाना चाहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास में किलेबंदी क्यों करनी पड़ी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पे अपना कब्जा जमा लेता है, स्थापित होता है, उसको अधिकार मिल जाता है यहाँ पे बसने का, तो वो क्या करता है कि वहाँ पे एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन दोनों के बीच में लड़ाई होता है। यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों के बीच लड़ाई कब होती है? तो 1746 से 1763 ईस्वी के बीच प्रतिद्वंदिता के कारण, यानी कि दोनों में प्रतिद्वंदी था, तो द्वंद्विता के कारण इन्होंने क्या किया कि मद्रास में किलेबंदी करनी पड़ी और अपने प्रतिनिधियों को इन्होंने ज़्यादा राजनीतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियां सौंप दी। यहाँ पर फ्रांसीसियों की हार कब हुई? तो 1761 में जब फ्रांसीसियों की हार हो गई तो मद्रास में पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस कौन करने लगा था? तो अंग्रेज महसूस करने लगे थे। मद्रास में अंग्रेजों का वर्चस्व ज़्यादा था और जो भारतीय व्यापारी थे उनकी हैसियत कम दिखाई दे रही थी। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो था वह किसका केंद्रक बन गया था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज व्हाइट टाउन का केंद्रक बन गया था, और जहाँ पर ज़्यादातर यूरोपी रहते थे। दीवार और बुर्जों ने इसे एक खास किस्म की घेराबंदी का रूप दे दिया था। किले के भीतर रहने का फैसला रंग और धर्म के आधार पर किया जाता था। कंपनी के लोगों को भारतीयों के साथ विवाह करने की इजाज़त नहीं थी। यूरोपीय ईसाई होने के कारण डच और पुर्तगाली को वहाँ रहने की छूट थी। यानी कि डच और पुर्तगालियों को इस किले में रहने की छूट किस आधार पर दी गई थी? क्योंकि वो यूरोपीय ईसाई थे। वहाँ पे प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था की संरचना किसके पक्ष में थी? तो गोरों के पक्ष में थी। संख्या की दृष्टि से कम होते हुए भी यूरोपीय लोग शासक थे और मद्रास का विकास शहर में रहने वाले मुट्ठी भर गोरों की ज़रूरतों और सुविधाओं के हिसाब से किया जाता रहा। ब्लैक टाउन किले के बाहर विकसित थे, यानी ब्लैक टाउन जो थे, जो किला बना था उससे बाहर विकसित थे। ब्लैक टाउन किस आधार पे बनाए थे? तो ब्लैक टाउन जो थे वह सीधी कतारों में बसाया गया था, जो औपनिवेशिक शहर की विशेषता थी। औपनिवेशिक शहर की विशेषता क्या की? जो शहर बसाए गए थे वो एक सीधी लाइन में बसाए गए थे। लेकिन ये ब्लैक टाउन को यहाँ से कब हटा दिया गया? तो इस ब्लैक टाउन को 18वीं शताब्दी के पहले दशक में ही इनको ढहा दिया गया। पहले दशक के मध्य में इसको ढहा दिया गया। और क्यों ढहाया गया? क्योंकि किले की चारों तरफ से सुरक्षा बढ़ाना था, उसके लिए जगह चाहिए थी, इसलिए ब्लैक टाउन जो बना था उसको हटा के उसको और उत्तर की तरफ ढकेल दिया गया। और इस बस्ती में किसको बसाया गया? तो बुनकरों को, कारीगरों को, बिचौलियों को और द्वीभाषियों को रखा गया, जो कंपनी के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ये लोग, इनको ब्लैक टाउन में बसाया गया। ब्लैक टाउन मद्रास का एक हिस्सा थॉमस एंड विलियम डेनियल द्वारा चित्रित किया गया था। इसको ओरिएंटल सीनरी में प्रकाशित किया गया था। किसमें? ओरिएंटल सीनरी में प्रकाशित डेनियल के एक रेखाचित्र पर आधारित है। कब? 1798 में इसे बनाया गया था। पुराने ब्लैक टाउन को ढहाकर एक खुला मैदान तैयार किया गया था। इसको किस रूप से खाली किया गया था? तो कहा जाता था कि इसको खाली इसलिए किया गया था कि ताकि इनका घेराव अच्छे से किया जाए, लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो इसे गोलाबारी में सुविधा के लिए साफ किया गया था, लेकिन बाद में इसे हरे मैदान के रूप में छोड़ दिया गया। नया ब्लैक टाउन का स्वरूप कैसा था? तो नया ब्लैक टाउन का स्वरूप परंपरागत भारतीय शहरों जैसा था। वहाँ पे मंदिर है, बाजार हैं, के इर्द गिर्द रिहायशी मकान भी बनाया गया। यानी कि जो नया ब्लैक टाउन बनाया गया उसमें क्या क्या बनाया गया? मंदिर बनाया गया, बाजार बनाए गए और उसके आसपास में रिहायशी मकान भी बनाए गए। इन शहर के बीच से गुजरने वाली आड़ी टेढ़ी संकरी गलियों में अलग अलग जातियों के मोहल्ले थे। चिंता द्रिपेट इलाका केवल बुनकरों के लिए था। यानी केवल बुनकरों के लिए कौन सा इलाका था? तो चिंता द्रिपेट इलाका जो था वह केवल बुनकरों के लिए था। और वासर मेनपेंट में कौन लोग रहते थे? तो वासर मेनपेंट में रंगसाज और धोबी लोग रहते थे।
रोयापुरम में कौन रहता था? रोयापुरम में ईसाई मल्लाह रहते थे जो कंपनी के लिए काम करते थे। ये लोग किसके लिए काम करते थे? तो ये लोग कंपनी के लिए काम करते थे, तो इनके लिए नाम से मोहल्ला निर्धारित किया गया था। ठीक है, तो पेट का मतलब क्या होता है? पेट एक तमिल शब्द है जिसका मतलब होता है बस्ती, जबकि पूरम शब्द गांव के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यानी पूरम शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? गांव के लिए, और पेट शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? बस्ती के लिए। तो रोयापुरम जो था वो ईसाई मल्लाह, यानी कि ईसाई मल्लाह जो रहते थे वो कहाँ पे रहते थे? गाँव में रहते थे। कहाँ? रोयापुरम में रहते थे। मद्रास का विकास किस रूप में किया गया था? तो मद्रास को बहुत सारे गाँवों को मिलाकर मद्रास का निर्माण किया गया था। यहाँ पर विभिन्न समुदायों के लिए अवसरों और स्थानों का प्रबंध था। नाना प्रकार के आर्थिक कार्य करने वाले कई समुदाय आए और मद्रास में ही बस गए। दुबास क्या थे? दुबास ऐसे भारतीय लोग थे जो स्थानीय भाषा और अंग्रेजी दोनों को बोलना जानते थे, उनको दुबास कहा जाता था। दुबास लोग किस रूप में काम करते थे? तो दुबास लोग एजेंट और व्यापारी के रूप में कार्य करते थे। किसे? एजेंट और व्यापारी के रूप में कार्य करते थे। कौन लोग? दुबास लोग। और उनका दूसरा काम क्या था? उनका दूसरा काम था भारतीय समाज व गोरों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाना। किसका काम था? दुबास का। दुबास लोग संपत्ति इकट्ठा करने के लिए सरकार में अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते थे। दुबास लोगों का ब्लैक टाउन में परोपकारी कार्यों और मंदिरों को संरक्षण प्रदान करने में समाज में उनकी शक्तिशाली स्थिति स्थापित होती थी। शुरुआत में कंपनी के तहत नौकरी पाने वालों में लगभग सभी लोग कौन होते थे? तो सभी लोग बेल्लार होते थे। यानी शुरुआत में जो कंपनी के तहत नौकरी मिलता था उनमें सभी लोगों कौन थे? तो बेल्लार होते थे। बेल्लार लोग कौन थे? तो बेल्लार लोग एक स्थानीय ग्रामीण जाति थी जिसमें ब्रिटिश शासन के कारण मिले नए मौक़ों को बढ़िया फ़ायदा उठाया। 19वीं सदी में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से किसने शासकीय महकमों में इसी तरह के पदों के लिए जोर लगाने लगे? तो वो कौन था? वो ब्राह्मण था। यानी 19वीं सदी में अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रसार हुआ तो उसमें अपने को आगे बढ़ाने के लिए कौन लोग था? तो ब्राह्मण था। मद्रास में कौन सी समुदाय वो थी जिसका व्यावसायिक समूह में ताकतवर थे और शहर के अनाज व्यवसाय पर नियंत्रण था? तो वह समिति थी तेलुगु कोमाटी समुदाय। तेलुगु कोमाटी समुदाय वह थी जो व्यावसायिक समूह था, पावरफुल था और शहर के अनाज व्यवसाय पर उसका नियंत्रण था। यहाँ पे गुजराती बैंकर भी यहाँ बहुत सारी संख्या में कब से मौजूद थे? तो 18वीं शताब्दी से। यानी गुजराती बैंकर मद्रास में कब से मौजूद दिखाई देते हैं? तो 18वीं सदी से दिखाई देते हैं। मद्रास में गरीब कामगार वर्ग में सबसे ज़्यादा कौन लोग थे? तो पेरियार था और बनियार था। कौन था? पेरियार और बनियार। आराकोट का जो नवाब था वो कहाँ जाके बस गया? तो वो ट्रिपकोलिन में जाके बस गया था। जो ट्रिपकोलिन में क्या था? ट्रिपकोलिन एक अच्छी खासी मुस्लिम आबादी केंद्र बन गया। ठीक है, अच्छी खासी मद्रास में अच्छी खासी मुस्लिम आबादी का केंद्र कौन सा बन गया था? तो ट्रिप्लिकेन बन गया था। यानी कि आरकोट के नवाब के पास स्थित ट्रिप्लिकोन में जाके बस गया। ट्रिप्लिकोन जो था वो मुस्लिम आबादी केंद्र था, लेकिन उससे पहले ये कौन था? तो इससे पहले माइलापुर जो था और ट्रिप्लिकेन जो था वो हिंदू धार्मिक केंद्र थे। ठीक है, और जहाँ अनेक ब्राह्मणों को भरण पोषण मिलता था। मद्रास में रोमन कैथोलिक समुदाय का केंद्र कहाँ पे था? तो मद्रास में रोमन कैथोलिक समुदाय का केंद्र सांथोम और वहाँ का गिरजा था। ये जो सभी बस्तियाँ थे ये सभी मद्रास शहर की हिस्सा बन गई थी। इस प्रकार बहुत सारे गाँवों को मिला लेने से मद्रास दूर तक फैली अल्प सघन आबादी वाला शहर बन गया था। यानी कि कैसा शहर बन गया था? तो अल्प सघन आबादी वाला शहर। कैसा शहर? अल्प सघन आबादी वाला शहर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि मद्रास दूर तक कैसी आबादी वाला शहर बन गया? तो अल्प सघन आबादी वाला शहर बन गया। जैसे जैसे अंग्रेज सत्ता मजबूत होती गई यूरोपियन निवासी किले से बाहर निकलने लगे। हाउसेज को क्या कहा जाता था? बगीचों वाले मकान। बगीचे वाले मकान को क्या कहा जाता था? हाउसेज कहा जाता। हाउसेज सबसे पहले कहाँ बनते थे? तो गार्डन हाउसेज सबसे पहले माउंट रोड और पूनामाली रोड इन दो सड़कों पर बनने शुरू हुए थे। ये सड़क कैसी थी? ये सड़क किले से छावनी तक जाने वाली सड़कें थी। इस समय तक संपन्न भारतीय भी अंग्रेजों की तरह रहने लगे थे। इसका परिणाम यह हुआ कि मद्रास के आसपास स्थित गांवों की जगह बहुत सारे नए उपशहरी इलाकों ने ले ली थी। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि संपन्न लोग परिवहन सुविधाओं की लागत वहन कर सकते थे। गरीब लोग अपने काम की जगह से नज़दीक पड़ने वाले गाँवों में बस गए और मद्रास के बढ़ते शहरीकरण का परिणाम यह था कि इन गाँवों के बीच वाले शहर के भीतर आ गए। इस तरह मद्रास एक अर्धग्रामीण सा शहर दिखने लगा। एक देहाती शहर। मद्रास के बारे में इंपीरियल गजेटियर 1908 में छपा था कि बेहतर यूरोपीय आवास परिसरों के बीच बनाए जाते हैं जिससे उनकी छवि लगभग पार्क जैसी बन जाती है और इनके बीच तकरीबन गाँव की तर्ज पर चावल के खेत आते जाते रहते हैं। यहाँ तक कि ब्लैक टाउन और ट्रिप्लिकेन जैसी सबसे घनी आबादी वाली देसी बस्तियों में भी वैसी भीड़भाड़ नहीं दिखती जैसी बहुत सारे शहरों में दिखती है। ब्लैक टाउन और ट्रिप्लिकेन जैसी सबसे घनी आबादी वाली देसी बस्ती। ट्रिप्लिकेन में कौन था? जो मुस्लिम लोग आके बस गए थे, उससे पहले वहाँ पे हिंदू वर्ग का संगठन रहता था जहाँ पे ब्राह्मण रहते थे और अपने जीविका चलाते थे। आज कलकत्ता में पढ़ेंगे। कलकत्ता में नगर नियोजन। आधुनिक नगर नियोजन की शुरुआत कहाँ पे शुरू हुई? तो आधुनिक नगर नियोजन की शुरुआत औपनिवेशिक शहरों में हुई। औपनिवेशिक शहरों की जो आधुनिक नगर नियोजन की प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया में भूमि उपयोग और भवन निर्माण के नियमन के जरिए शहर के स्वरूप को परिभाषित किया गया। यानी इसका मतलब यह हुआ कि शहरों में लोगों के जीवन को सरकार ने नियंत्रित करना शुरू कर दिया था। इसके लिए एक योजना तैयार करना और पूरी शहरी परिधि का स्वरूप तैयार करना जरूरी था।
यह प्रक्रिया जो चली थी नगर नियोजन की, अक्सर इस सोच से प्रेरित होती है कि शहर कैसा दिखना चाहिए और उसे कैसे विकसित किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखा जाता था कि विभिन्न स्थानों को कैसे व्यवस्थित करना चाहिए। इस दृष्टि से विकास की सोच और विचारधारा प्रतिबिंबित होती है और उसका क्रियान्वयन जमीन, उसके बसिंदों और संसाधनों पर नियंत्रण के जरिए किया जाता था। इसकी कई वजह थी। अंग्रेजों ने बंगाल में अपने शासन के शुरू से ही नगर नियोजन का कार्यभार अपने हाथों में क्यों लिया था? एक फौरी वजह तो रक्षा उद्देश्य से संबंधित था। 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर हमला किया और अंग्रेज व्यापारियों द्वारा माल गोदाम के तौर पर बनाए गए छोटे किले पर कब्जा कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी नवाब की संप्रभुता पर लगातार सवाल उठा रहे थे। वे न तो कस्टम ड्यूटी चुकाना चाहते थे और न ही नवाब द्वारा तय की गई कारोबार की शर्तों पर काम करना चाहते थे। सिराजुद्दौला अपनी ताकत का लोहा मनवाना चाहता था, इसलिए लड़ाई हुआ था 1756 में। बंगाल के नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। किस पर हमला किया था? कलकत्ता पर हमला किया और अंग्रेज की व्यापारियों के माल गोदाम पर कब्जा कर लिया था। लेकिन कुछ समय बाद 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसा नया किला बनाने का फैसला लिया जिस पर आसानी से हमला न किया जा सके। कलकत्ता को सुल्तानाती, कोलकाता और गोविंदपुर, इन 3 गांवों को मिलाकर बनाया गया था। यानी कलकत्ता को किन 3 गांवों को मिलाकर बनाया गया था? तो सुल्तानाती, कोलकाता और गोविंदपुर, इन 3 गांवों को मिलाकर कलकत्ता को बनाया गया था। इन 3 गांवों में एक सुल्तानाती था, एक कोलकाता था और एक गोविंद था। इन तीनों को मिलाकर इन्होंने कलकत्ता का निर्माण किया। लेकिन इन तीनों में सबसे दक्षिण में कौन था? तो इन तीनों में सबसे दक्षिण में पड़ने वाला गांव था गोविंदपुर। और वहाँ के व्यापारियों और बुनकरों को हटने के आदेश दिया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि नहीं, 3 जो गांव थे, तीनों गांव को मिलाकर कलकत्ता बनाया गया था। कौन सा? सुल्तानाती, कोलकाता और गोविंदपुर। तो अंग्रेजों ने किस गांव के व्यापारियों और बुनकरों को हटने का आदेश दिया था? तो वह गोविंदपुर के गांव को व्यापारियों और बुनकरों को हटने का आदेश दिया। और ये गोविंदपुर किधर था? तो सबसे दक्षिण में था ये। नवनिर्मित फोर्ट था, उसके आसपास में एक विशाल जगह थी जो थी, उसको खाली छोड़ दिया गया था, जिसे स्थानीय लोग क्या कहते थे? तो उस जगह को स्थानीय लोग गारेर मठ कहने लगे थे। मैदान या गारेर मठ कहने लगे थे। खाली मैदान रखने का उद्देश्य क्या था? कि अगर दुश्मन की सेना किले की तरफ बढ़े तो उस पर किले के बेरोक टोक गोलीबारी की जा सके। जब अंग्रेजों को कलकत्ता में अपनी उपस्थिति अस्थायी दिखने लगी तो वे फोर्ट से बाहर मैदान के किनारे पर भी आवासीय इमारतें बनाने लगे। कलकत्ता में अंग्रेजों की बस्तियां इसी तरह अस्तित्व में आनी शुरू हुई। फोर्ट के इर्द गिर्द की विशाल खुली जगह यहाँ की एक पहचान बन गई। यह कलकत्ता में नगर नियोजन की दृष्टि से पहला उल्लेखनीय काम था। नहीं, कलकत्ता में जो नगर नियोजन का इतिहास की दृष्टि से पहला उल्लेखनीय काम, कौन सा काम देखने को मिलता है? तो जो फोर्ट विलियम और उसके अगल बगल जो मैदान खाली था, तो आगे चलकर उस मैदान में शहर का निर्माण किया गया, तो वो था पहला काम था नगर नियोजन के लिए। तो आगे चलकर ये हुआ कि बस यही काम नहीं होना, इसके बाद भी काम होता है वहाँ पे। कब? 1798 लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल बने। यानी लॉर्ड वेलेजली गवर्नर कब बनता है? तो 1798 में लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल बनता है। उसने कलकत्ता में अपने लिए गवर्नमेंट हाउस के नाम से एक महल बनवाया। ठीक है, किसने? लॉर्ड वेलेजली ने अपने कलकत्ता में अपने लिए गवर्नमेंट हाउस नाम से एक महल बनवाया। यह इमारत अंग्रेजों की सत्ता का प्रतीक थी। कलकत्ता में आ जाने के बाद वेलेजली शहर के हिंदुस्तान आबादी वाले हिस्से की भीड़ भाड़ जरूरत से ज़्यादा हरियाली, गंदे तालाबों, सड़ांत और निकासी की खस्ता हालत को देखकर परेशान हो उठा। अंग्रेजों को इन चीज़ों से इसलिए परेशानी थी क्योंकि उनका मानना था कि दलदली जमीन और ठहरे हुए पानी की तालाबों से जहरीली गैस निकलती है, जिनसे बीमारियां फैलती हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु को वैसे भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और शक्ति का क्षय करने वाला माना जाता था। किस जलवायु को? उष्णकटिबंधीय जलवायु को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और शक्ति का क्षय माना जाता है। इसके लिए क्या निर्णय लिया गया? तो इसके लिए निर्णय लिया गया कि जो शहर को ज़्यादा स्वास्थ्यपरक बनाने के लिए यह ढूंढा गया कि शहर में खुले स्थान छोड़े जाएं। शहर में जो खुले स्थान है उसको छोड़ा जाए। वेलेजली ने नगर नियोजन की अवस्था पर एक प्रशासकीय आदेश कब जारी किया था? तो वेलेजली ने नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश 1803 में जारी किया था। इस आदेश में किस विषय पर बात की गई थी? तो इसमें कई कमेटियों का गठन किया गया, जैसे बहुत सारे बाजारों, घाटों, कब्रिस्तानों और चरण शोधन इकाइयों को साफ किया गया या हटा दिया गया। इसके बाद जन स्वास्थ्य एवं ऐसा विचार बन गया जिसकी शहरों की सफाई और नगर नियोजन परियोजना में बार बार दुहाई दी जाने लगी। वेलेजली की विदाई के बाद नगर नियोजन का काम सरकार की मदद से लॉटरी कमेटी ने जारी रखा था। यानी कि वेलेजली की जब विदाई हो गई, वो यहाँ से चला गया, तो नगर नियोजन का काम सरकार के द्वारा किस नियम के द्वारा जारी रखा गया? तो लॉटरी कमेटी के द्वारा। लॉटरी कमेटी की स्थापना कब की गई थी? 1817 में की गई थी। लॉटरी कमेटी की स्थापना 1817 में की गई थी। लॉटरी कमेटी का यह नाम क्यों पड़ा था? तो लॉटरी कमेटी का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि नगर सुधार के लिए पैसे की व्यवस्था जनता के बीच लॉटरी बेचकर ही की जाती थी, इसलिए इसको लॉटरी कमेटी कहा गया। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 19वीं सदी के शुरुआती दशकों तक शहर के विकास के लिए पैसे की व्यवस्था करना अभी भी केवल सरकार का ही नहीं बल्कि संवेदनशील नागरिकों की जिम्मेदारी ही माना जाता है। लॉटरी कमेटी ने शहर का एक नक्शा बनवाया जिससे कलकत्ता की एक मुकम्मल तस्वीर सामने आ सके। कमेटी के प्रमुख गतिविधियों में शहर के हिंदुस्तानी आबादी वाले हिस्से में सड़क निर्माण और नदी किनारे से अवैध कब्जे हटाना शामिल था। यानी कि कमेटी के प्रमुख गतिविधियों में क्या शामिल था? तो शहर के हिंदुस्तानी आबादी वाले हिस्से में सड़क निर्माण और नदी किनारे से अवैध कब्जे को हटाना था। शहर के भारतीय हिस्से को साफ सुथरा बनाने की मुहिम में कमेटी ने बहुत सारी झोपड़ियों को साफ कर दिया
और मेहनतकश गरीबों को वहाँ से बाहर निकाल दिया। उन्हें कलकत्ता के बाहर किनारों पर जगह दी गई। लेकिन नगर नियोजन में जो पहले से ही आशंका चल रही थी बीमारी को लिए, तो इसका स्वरूप कब देखने को मिल जाता है? तो कलकत्ता में हैजा कब फैलने लगा था? 1817 में हैजा फैलने लगा था। और कलकत्ता में प्लेग की बीमारी कब शहर को चपेट में ले लिया था? तो 1896 में ले लिया था। चिकित्सा विज्ञान अभी भी इन बीमारियों की वजह स्पष्ट नहीं कर पाया था। सरकार ने उस समय के स्वीकृत सिद्धांत जीवन परिस्थितियों और बीमारियों के फैलाव के बीच सीधा संबंध होता है, यानी कि उस समय एक सिद्धांत बनाया गया था, स्वीकृत सिद्धांत था कि जीवन परिस्थितियों और बीमारियों के फैलाव के बीच सीधा संबंध होता है। इसके अनुसार कार्यवाही की गई। उस समय उनको प्लेग और हैजा के लिए जानकारी प्राप्त नहीं थी। इस सोच को द्वारकानाथ टैगोर और रुस्तम जी कोवासजी जैसे शहर के जाने माने हिंदुस्तानियों का समर्थन हासिल था। यानी कौन से विचार को? कि जीवन परिस्थितियों और बीमारियों के फैलाव के बीच सीधा संबंध होता है। तो इस सोच के साथ किसने समर्थन किया था? तो द्वारकानाथ टैगोर और रुस्तम जी कोवासजी ने किया था। उन लोगों का मानना था कि कलकत्ता को और ज़्यादा स्वास्थ्यकर बनाना जरूरी है। घनी आबादी वाले इलाकों को अस्वच्छ माना जाता था, क्योंकि वहाँ सूरज की रोशनी सीधे नहीं आ पाती थी और हवा निकासी का इंतजाम नहीं था। इसलिए कामकाजी लोगों की झोपड़ियों या बस्तियों को निशाना बनाया गया। उन्हें तेज़ी से हटाया जाने लगा। मजदूर, फेरी वाले, कारीगर और बेरोजगार यानी शहर के गरीबों को एक बार फिर दूर वाले इलाकों में ढकेल दिया गया। बार बार आग लगने से भी निर्माण नियमन में सख्ती की जरूरत दिखाई दे रही। उदाहरण के लिए 1836 में इसी आशंका के चलते फूस की झोपड़ियों को अवैध घोषित कर दिया गया और मकान में ईंटों की छत को अनिवार्य बना दिया गया। यानी किस साल में फूस की झोपड़ियों को अवैध घोषित कर दिया गया? तो 1836 में फूस की झोपड़ियों को अवैध घोषित कर दिया गया और मकान में ईंटों की छत को अनिवार्य बना दिया गया। यानी जो प्रक्रिया पहले चल रही थी कि नगर नियोजन को सरकार और निवासियों दोनों की साझी जिम्मेदारी मानी जाती थी, यह कब आते आते समाप्त हो गई थी? तो 19वीं शताब्दी तक आते आते यह व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो गई। अब नगर नियोजन की जो पूरी व्यवस्था थी वो सरकार ने अपने हाथों में ले ली। उसके लिए वो फंडिंग करने लगी। इस आधार पर और ज़्यादा तेज़ी से झुग्गियों को हटाया जाने लगा और दूसरे इलाकों की कीमत पर ब्रिटिश आबादी वाले हिस्से को तेज़ी से विकसित किया जाने लगा। अब स्वास्थ्य कर और अस्वास्थ्य कर के नए विभेद के सहारे व्हाइट और ब्लैक टाउन वाले नस्ली विभाजन को और बल मिल गया। नगर नियोजन में मौजूद भारतीय नुमाइंदों ने शहर के यूरोपीय आबादी वाले इलाकों के विकास पर जरूरत से ध्यान दिए जाने का विरोध किया था। यानी जो भारतीय नुमाइंदे थे, जो नगर निगम में मौजूद है, कार्य कर रहे थे, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। इन सरकारी नीतियों के विरुद्ध जनता ने प्रतिरोध ने भारत के भीतर उपनिवेशवाद विरोधी और राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा दिया। जैसे जैसे ब्रिटिश साम्राज्य फैला, अंग्रेज कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जैसे शहरों को शानदार शाही राजधानियों में तब्दील करने की कोशिश करने लगे। उनकी सोच में ऐसा लगता था मानो शहर की भव्यता से ही शाही सत्ता की ताकत प्रतिबिंबित होती है। आधुनिक नगर नियोजन में ऐसी हर चीज़ को शामिल किया गया जिसके प्रति अंग्रेज अपनेपन का दावा करते थे। तर्कसंगत क्रम व्यवस्था, सटीक क्रियान्वयन, पश्चिमी सौंदर्यात्मक आदर्श, शहरों का साफ सफाया और व्यवस्थित, नियोजित और सुंदर होना जरूरी था। ये सब बातों को वहाँ पे ध्यान दिया गया था। गोलीबारी के लिए जगह, कलकत्ता के लिए जो पैटर्न तैयार किया गया था उसे बहुत सारे दूसरे शहरों में भी दोहराया गया। जैसे 1857 के विद्रोह के दौरान बहुत सारे शहर विद्रोहियों के गढ़ बन गए थे। विद्रोह के बाद अंग्रेज इन स्थानों को अपने लिए सुरक्षित बनाने लगे। उदाहरण के लिए दिल्ली में लाल किले पर कब्जा किया और वहां अपनी सेना तैनात कर दी। उन्होंने किले के नज़दीक बनी इमारतों को साफ करके भारतीय मोहल्लों और किले के बीच काफ़ी फासला बना दिया। इस कारगुजारी के पीछे भी दलील वही थी कि जो 100 साल पहले कलकत्ता में दी गई थी। अगर कभी शहर के लोग दोबारा फिरंगी राज के खिलाफ खड़े हों जाएँ तो उन पर गोली चलाने के लिए खुली जगह जरूरी चाहिए थी। कलकत्ता में गवर्नर जनरल का निवास किसमें हुआ करता था? तो कलकत्ता में गवर्नर जनरल का निवास गवर्नमेंट हाउस में हुआ करता था। इसको किसने बनाया था? तो इसको बेल्लेचली ने बनाया था, जो ब्रिटिश राज की भव्यता के प्रतीक रूप में जाना जाता है। हर तरह की गड़बड़ियों को नियंत्रित करने के लिए यानी कि 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा कि सामाजिक जीवन के सभी आयामों को नियंत्रित करने के लिए अस्थायी और सार्वजनिक नियम बनाना जरूरी है। यहाँ तक कि निजी इमारतों और सार्वजनिक सड़कों का निर्माण भी स्पष्ट रूप से संहिताबद्ध मानक नियमों के अनुसार होना आवश्यक है। बेलेजली का कलकत्ता मिनट्स कब लिखा गया था? तो बेलेजली का कलकत्ता मिनट्स 1803 में लिखा गया था। उसमें उन्होंने क्या लिखा था कि यह सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वह इस विशाल शहर में सड़कों, नालियों और जलमार्गों में सुधार की एक समग्र व्यवस्था बनाकर तथा मकानों व सार्वजनिक भवनों के निर्माण व प्रसार के बारे में अस्थायी नियम बनाकर और हर तरह की गड़बड़ियों को नियंत्रित करने के अस्थायी नियम बनाकर यहाँ के निवासियों को स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधाएं उपलब्ध कराएं। बस्ती का मतलब क्या होता है? बस्ती का मतलब बंगाली और हिंदी दोनों में मूल रूप से मोहल्ला या बसावट होता है। ठीक है, यानी बंगला में मोहल्ला होता है और हिंदी में बसावट हुआ करता था। लेकिन अंग्रेजी ने इस शब्द का अर्थ संकुचित कर दिया और उसे गरीबों की कच्ची झोपड़ियों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। यानी बस्ती का अर्थ अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? कच्ची झोपड़ियों के लिए इस्तेमाल करने लगे बस्ती शब्द का प्रयोग। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटिश दस्तावेजों में बस्तियों को गंदी झोपड़पट्टियों के रूप में पेश किया जाने लगा, जबकि बंगला और हिंदी में इसे मोहल्ला या बसावट कहा जाता था। लॉटरी कमेटी सुधार के द्वारा जो कलकत्ता में शहर बनाए गए थे, विशाल परिसर बनाए गए थे, उसकी योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? तो उसकी योजना जे ए साल्च द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा? जे ए साल्च के द्वारा बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1825 ईस्वी में।
बम्बई में भवन निर्माण के बारे में पढ़ेंगे कि बम्बई में भवन निर्माण कैसे किया जाता है। यदि शाही दृष्टि को साकार करने का एक तरीका नगर नियोजन था, ठीक है, शाही दृष्टि का एक साकार तरीका क्या था, नगर नियोजन था। तो दूसरा तरीका यह था कि शहरों में भव्य इमारतों के मोती टांग दिए जाएँ। शहरों में बनाने वाली इमारतों में किले हैं, सरकारी दफ्तर है, शैक्षणिक संस्थान हैं, धार्मिक इमारतें हैं, स्मारकी मीनारें हैं, व्यावसायिक डिपो है, यहाँ तक कि गोदियाँ और पुल कुछ भी हो सकता है। बुनियादी तौर पर ये इमारतें रक्षा के लिए, प्रशासन के लिए और वाणिज्य जैसी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती थी, लेकिन ये साधारण इमारतें नहीं थीं। अक्सर ये इमारतें शाही, सत्ता, राष्ट्रवाद और धार्मिक वैभव जैसे विचारों का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि बम्बई में इस सोच को किस तरह से पहचाना गया था। तो बम्बई की बात करें तो शुरुआत में बम्बई 7 टापुओं का इलाका था। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, इन टापुओं को एक दूसरे से जोड़ दिया गया ताकि ज़्यादा जगह पैदा की जा सके। इस तरह आखिरकार ये टापू एक दूसरे से जुड़ गए और एक विशाल शहर अस्तित्व में आया। बम्बई औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन बन जाएगा कि औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी किसे बनाया गया था। तो औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी बम्बई को बनाया गया था। पश्चिमी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह होने के नाते यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र भी था। 19वीं सदी के अंत तक भारत का आधा निर्यात और आयात बम्बई से होता था। यानी 19वीं सदी के अंत तक की बात करें तो भारत का आधा निर्यात, आधा आयात और आधा निर्यात कहाँ से होता था, तो बम्बई से होता था। इस व्यापार की एक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी, अफीम थी। ठीक है, यानी कि बम्बई से जो व्यापार की जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी, तो वह अफीम थी। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चीन को अफीम का निर्यात करती थी। यानी कि पूछ देगा क्वेश्चन कि ईस्ट इंडिया कंपनी चीन को अफीम का निर्यात किस बंदरगाह से करती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी चीन को अफीम का निर्यात कहाँ से करती थी, तो बम्बई से करती थी। भारतीय व्यापारी और बिचौलिए इस व्यापार में हिस्सेदार थे और उन्होंने बम्बई की अर्थव्यवस्था को मालवा, राजस्थान और सिंध जैसे अफीम उत्पादक इलाकों से जोड़ने में मदद की। यानी कि इस अफीम की खेती में जो अफीम का उत्पादक वाला क्षेत्र था, अफीम उत्पादक इलाका कौन सा था, तो मालवा था, राजस्थान था और सिंध था। ठीक है, इससे जोड़ने का काम किसने किया था, तो इनसे जोड़ने का काम किया था भारतीय व्यापारी और बिचौलियों ने, जो इस व्यापार में हिस्सेदार थे। उन्होंने बम्बई की अर्थव्यवस्था को किसके साथ जोड़ा, मालवा, राजस्थान और सिंध जैसे अफीम उत्पादक इलाकों से। तो क्वेश्चन एक और बन जाएगा यहाँ पे कि अफीम उत्पादक इलाका कौन कौन से था जिसको बम्बई से जोड़ा गया, तो वो था मालवा था, राजस्थान था और सिंध था। कंपनी के साथ यह गठजोड़ उनके लिए मुनाफे का सौदा था और इससे भारतीय पूंजीपति वर्ग का विकास हुआ। बम्बई के पूंजीपति वर्ग में कौन थे, पारसी थे, मारवाड़ी थे, कोंकणी थे, मुसलमान थे। कोंकणी मुसलमान थे, एक में है पारसी, मारवाड़ी और कोंकणी मुसलमान, गुजराती, बनिए, बोहरा, यहूदी और अर्मीनियाई, विभिन्न समुदाय के लोग इसमें शामिल थे। अमेरिका के दक्षिणी भाग से आने वाली कपास अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आना कब से बंद हो गई, तो जब अमेरिका में गृह युद्ध हुआ। ठीक है, अमेरिका में गृह युद्ध कब शुरू हुआ था, 1861 ईस्वी में। तो उस समय जो अमेरिका के दक्षिणी भाग से, यानी अमेरिका के दक्षिणी भाग से जो कपास आती थी वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर में आना बंद हो गई। इससे क्या हुआ कि जब अमेरिका का कपास आना बंद हो गया तो भारतीय कपास की मांग पैदा हो गई, जिसकी खेती मुख्य रूप से कहाँ पर की जाती थी, तो कपास की खेती मुख्य रूप से दक्कन में की जाती थी। भारतीय व्यापारियों और बिचौलियों के हिसाब से यह मुनाफे का समय था। और स्वेज नहर को कब खोला गया था, तो स्वेज नहर को 1869 में खोला गया था, जो विश्व अर्थव्यवस्था के साथ बम्बई के संबंध और मजबूत हो गए। बम्बई सरकार और भारतीय व्यापारियों ने इन दोनों अवसरों का लाभ उठाते हुए बम्बई को और प्रीमा इन इंडिया, यानी भारत का सरताज शहर घोषित कर दिया। यानी भारत का सरताज शहर घोषित किसने किया, तो भारतीय व्यापारियों ने। बम्बई सरकार और भारतीय व्यापारियों ने। भारत का सरताज किसे कहा गया था, भारत का सरताज, तो भारत का सरताज बम्बई को कहा गया था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक बम्बई में भारतीय व्यापारी काटन मिल जैसे नए उद्योगों में अपना पैसा लगा रहे थे। निर्माण गतिविधियों में भी उनका काफ़ी दखल रहा था। यानी कि बम्बई में जैसे अर्थव्यवस्था फैली तो 19वीं सदी के मध्य से रेलवे और जहाजरानी के विस्तार तथा प्रशासकीय संरचना विकसित करने की जरूरत भी पैदा हो गई। उस समय जो सारी इमारतें बनाई जाती थी वह किस आधार पर बनाई जाती थी, तो उनका जो स्थापत्य और वास्तुशैली था वह यूरोपीय शैली पर आधारित था। यूरोपीय शैलियों की इस आयात में क्या थी, शाही दृष्टि कई तरह से दिखाई देती है। जैसे पहला, इसमें एक अजनबी देश में जाना पहचाना सा बुद्धिस्ट रचने की और उपनिवेश भी घर जैसा महसूस करने की अंग्रेजों की चाह प्रतिबिंबित होती है। दूसरा, अंग्रेजों को लगता था कि यूरोपीय शैली उनकी श्रेष्ठता, अधिकार और सत्ता का प्रतीक है। तीसरा, वे सोचते थे कि यूरोपीय ढंग की दिखने वाली इमारतें से औपनिवेशिक स्वामी और भारतीय प्रजा के बीच फ़र्क और फासला साफ साफ दिखेगा। तो इस आधार पर उन्होंने यूरोपीय शैली का प्रयोग किया था। शुरुआत में ये इमारतें परंपरागत भारतीय इमारतों के मुकाबले अजीब दिखाई देती थी, लेकिन धीरे धीरे भारतीय भी यूरोपीय स्थापत्य शैली के आदी हो गए और उन्होंने इसे अपना लिया। दूसरी तरफ अंग्रेज़ों ने अपनी ज़रूरतों के मुताबिक कुछ भारतीय शैलियों को भी अपनाया। इसलिए एक मिसाल उन बंगलों को माना जाता है जिन्हें बम्बई और पूरे देश में सरकारी अफसरों के लिए बनाया गया था। इन्हें अंग्रेजी का बैंगलो शब्द बंगाल के बंगला शब्द से निकला है, जो एक परंपरागत फूस की बनी झोपड़ियाँ होती थी। अंग्रेजी ने उसे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदल लिया। औपनिवेशिक बंगला एक बड़ी ज़मीन पर बना होता था। उसमें रहने वालों को न केवल प्राइवेसी मिलती थी बल्कि उनके और भारतीय जगत के बीच फासला स्पष्ट हो जाता था। परंपरागत ढलवा छत और चारों तरफ बना बरामदा
बंगले को ठंडा रखता था। बंगले के परिसर में घरेलू नौकरों के लिए अलग से क्वार्टर होते थे। सिविल लाइन्स में बने इस तरह के बंगले एक खालिस नस्ली गढ़ बने दिए थे, जिनमें शासक वर्ग भारतीयों के साथ रोजाना सामाजिक संबंधों के बिना आत्मनिर्भर जीवन जी सकते थे। सार्वजनिक भवनों के लिए मोटे तौर पर कितने स्थापत्य शैलियों का प्रयोग किया गया था? तो सार्वजनिक भवनों के लिए मोटे तौर पर 3 स्थापत्य शैलियों का प्रयोग किया गया था। इन 3 स्थापत्य शैलियों में 2 शैलियाँ कहाँ की थी? तो 2 शैलियाँ उस समय इंग्लैंड में प्रचलित चलन से आयातित थी, यानी कि 2 शैलियाँ जो थी वो इंग्लैंड में प्रचलित थी, वहाँ से लाया गया था। और इनमें से एक शैली जो थी वह नवशास्त्रीय या नियो क्लासिकल शैली कहा जाता है। ठीक है। बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखागणितीय संरचनाओं का निर्माण इस शैली की विशेषता थी। यह शैली मूल रूप से प्राचीन रोम की भवन निर्माण शैली से निकली थी, जिसे यूरोपीय पुनर्जागरण के दौरान पुनर्जीवित, संशोधित और लोकप्रिय किया गया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए उसे खास तौर से अनुकूल माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि जिस शैली में शाही रोम की भव्यता दिखाई देती है, उसे शाही भारत के वैभव की अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा सकता है। स्थापत्य शैली के भूमध्यसागरीय उद्गम के कारण उसे उष्णकटिबंधीय मौसम के अनुकूल भी माना गया। बम्बई का टाउन हॉल जो था इसी स्थापत्य शैली से बना था। ठीक है। बम्बई का टाउन हॉल किस स्थापत्य शैली से बना था? तो जो भूमध्यसागरीय उद्गम के कारण उसे उष्णकटिबंधीय मौसम के अनुकूल बना दिया, यानी कि रोम की भव्यता, रोम शैली जो थी उसके अनुसार बनाया गया था इसे। इसके निर्माण कब किया गया था? बम्बई का टाउन हॉल का 1833 ईस्वी में। बम्बई के टाउन हॉल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई का दफ्तर भी था। 1860 के दशक में सूती कपड़ा उद्योग की तेज़ी के समय बनाई गई बहुत सारी व्यावसायिक इमारतों के समूह को एल्फिंस्टन सर्कल कहा जाता है। एल्फिंस्टन सर्कल किसे कहा जाता है? तो 1860 के दशक में सूती कपड़ा उद्योग का जब तेज़ी से विकास हो रहा था, तो उस समय जो व्यावसायिक इमारत बनाई गई थी उसके समूह को, यानी व्यावसायिक इमारतों के समूह को एल्फिंस्टन सर्कल कहा गया। बाद में इसका नाम बदलकर हार्निमान सर्कल रखा गया। इसका नाम बदलकर बाद में क्या कर दिया गया? हार्निमान सर्कल रख दिया गया। यह नाम भारतीय राष्ट्रवादियों की हिमायत करने वाले एक अंग्रेज़ संपादक के नाम पर पड़ा था। यह इमारत इटली की इमारतों से प्रेरित थी। इसमें पहली मंजिल पर ढके हुए तोरण पथ का रचनात्मक ढंग से इस्तेमाल किया गया था। दुकानदारों और पैदल चलने वालों को तेज़ धूप और बरसात से बचने के लिए यह सुधार काफ़ी उपयोगी था। एल्फिंस्टन सर्कल जो था, यहाँ पर कौन सी स्थापत्य शैली देखने को मिलती है? तो एल्फिंस्टन सर्कल में ग्रीक रोमन स्थापन शैली देखने को मिलती है। इस एल्फिंस्टन सर्कल को नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो हार्निमान सर्कल रखा गया था। किसके नाम पे? यह एक अंग्रेज़ के नाम पे रखा गया था जो भारतीय राष्ट्रवादियों का समर्थक था। ये अंग्रेज़ संपादक था। एक नई शैली का विकास हुआ जिसका उपयोग बहुत बाद में किया गया था। उस शैली को क्या कहा गया था? उस शैली को नवगाथिक शैली कहा गया था। नवगाथिक शैली में क्या देखने को मिलता है? तो नवगाथिक शैली जो थी उसमें ऊंची उठी हुई छतें थी, नोकदार मेहराबें थी और बारीक साज सज्जा इस शैली की खासियत थी। गाथिक शैली का जन्म इमारतों, खासतौर से गिरजों में से हुआ था। यानी गाथिक शैली का जन्म किससे हुआ था? इमारतों और खासतौर से गिरजों से हुआ था। यह कब बनाई गई थी? जो मध्यकाल में उत्तरी यूरोप में काफ़ी बनाए गए थे। नवगाथिक शैली को इंग्लैंड में 19वीं सदी के मध्य में दोबारा अपनाया गया था। यह वही समय था जब बम्बई में सरकार बुनियादी ढांचों का निर्माण कर रही थी। इसके लिए यही शैली चुनी गई। जो सचिवालय, बम्बई विश्वविद्यालय और उच्च न्यायालय जैसी कई शानदार इमारतें समुद्र किनारे इसी शैली में बनाई गई है। यानी बम्बई का जो सचिवालय है, बम्बई विश्वविद्यालय है और बम्बई का जो उच्च न्यायालय है किस शैली में बनाया गया है? तो नवगाथिक शैली में बनाया गया है। इनमें से कुछ इमारतों के निर्माण के लिए भारतीयों ने पैसा दिया था। जैसे यूनिवर्सिटी हॉल के लिए किसने पैसा दिया था? तो यूनिवर्सिटी हॉल के लिए सर कोवासजी जहांगीर रेड्डीमनी ने पैसा दिया था, जो एक अमीर पारसी व्यापारी थे। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के घंटाघर का निर्माण के लिए किसने पैसा दिया था? तो प्रेमचंद रायचंद के पैसे से किया गया था। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के घंटाघर का निर्माण किसके पैसों से किया गया था? तो प्रेमचंद रायचंद के पैसों से किया गया था। और इसका नाम उन्हीं के माँ के नाम पर राजाबाई टावर रखा गया था। भारतीय व्यापारियों को नवगाथिक शैली इसलिए रास आती थी क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेज़ों द्वारा लाए गए बहुत सारे विचारों की तरह उनकी भवन निर्माण शैलियाँ भी प्रगतिशील थीं और उनके कारण बम्बई को एक आधुनिक शहर बनाने में मदद मिलेगी। लेकिन नवगाथिक शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है? तो विक्टोरिया टर्मिनस है। यानी नवगाथिक शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण किसमें देखने को मिलता है? तो विक्टोरिया टर्मिनस में देखने को मिलता है, जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन और मुख्यालय हुआ करता था। विक्टोरिया टर्मिनस किसका मुख्यालय हुआ करता था? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन और मुख्यालय हुआ करता था। अंग्रेज़ों ने शहर में रेलवे स्टेशनों के डिजाइन और निर्माण में काफ़ी निवेश किया, क्योंकि वे अखिल भारतीय रेलवे नेटवर्क के सफल निर्माण को अपनी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानते थे। मध्य बम्बई के आसमान पर इन्हीं इमारतों का दबदबा था और उनकी नवगाथिक शैली शहर को एक विशिष्ट चरित्र प्रदान कर रही थी। 20वीं सदी की शुरुआत में एक नई मिश्रित शैली विकसित हुई जिसमें भारतीय और यूरोपीय दोनों तरह की शैलियों के तत्व थे। इस शैली को इंडो सारासेनिक शैली का नाम दिया गया था। इंडो सारासेनिक शैली का शुरुआत कब हुआ था? तो इंडो सारासेनिक शैली की शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में मानी जाती है। इंडो शब्द हिंदू का संक्षिप्त रूप था, जबकि सारासोन शब्द यूरोप के लोग मुसलमानों को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल करते थे। यहाँ की जो मध्यकालीन इमारतें थीं, जैसे गुंबद, छतरियाँ, जालियों, मेहराब से यह शैली काफ़ी प्रभावित थी।
सार्वजनिक वास्तुशिल्प में भारतीय शैलियों का समावेश करके अंग्रेज यह साबित करना चाहते थे कि वे यहाँ के वैध और स्वाभाविक शासक हैं। राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। यानी गेटवे ऑफ इंडिया कब बनाया गया था? तो 1911 में बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके लिए किया गया था? तो राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी के स्वागत के लिए किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण का जो शैली थी वो कैसी शैली थी? तो यह परंपरागत गुजराती शैली में बना हुआ था। उद्योगपति जमशेदजी टाटा ने इसी शैली में ताजमहल होटल बनवाया था। यानी कि जमशेदजी टाटा, ताजमहल होटल किसने बनवाया था? तो ताजमहल होटल जमशेदजी टाटा ने बनवाया था। किस शैली में बनवाया था? तो गुजराती शैली में बनवाया था। यह इमारत न केवल भारतीय उद्यमशीलता का प्रतीक थी बल्कि अंग्रेजों के स्वामित्व और नियंत्रण वाले नस्ली क्लबों और होटलों के लिए एक चुनौती भी थी। बम्बई के ज़्यादा भारतीय इलाकों में जो सजावट, भवन निर्माण और साज सज्जा में परंपरागत शैलियों का ही बोलबाला था। यानी कि जो जहाँ पे भारतीय इलाके रहते थे बम्बई में, वहाँ पे वो परंपरागत तौर से जो पहले से बनते आ रहा था उसी में बनाते थे। शहर में जगह की कमी और भीड़ भाड़ की वजह से बम्बई में खास तरह की इमारतें भी सामने आई जिन्हें चाल नाम दिया गया था। चाल किस तरह की इमारतें होती थी? चाल किसे कहा जाता था? यानी चाल जो नाम दिया गया था मंजिल को या इमारत को, वो किस तरह की थी? तो चाल जो थी वह बहुमंजिला इमारतें होती थी। चाल में एक एक कमरे वाली आवासीय इकाइयाँ बनाई जाती थी। चाल की जो इमारत थी उसके सारे कमरों के सामने एक खुला बरामदा था, गलियारा होता था और बीच में दालान होता था। इस तरह की इमारतों में थोड़ी बहुत जगह में बहुत सारे परिवार रहते थे जिससे उनमें रहने वालों के बीच मोहल्ले की पहचान और एकजुटता का भाव पैदा हुआ था। इमारतें और स्थापत्य शैलियाँ क्या बताती हैं? स्थापत्य शैलियों से अपने समय के सौंदर्यात्मक आदर्शों और उनमें निहित विविधताओं का पता चलता है। लेकिन जैसा कि हमने देखा, इमारतें उन लोगों की सोच और नज़रों के बारे में भी बताती है जो उन्हें बना रहे थे। इमारतों के जरिए सभी शासक अपनी ताकत का इजहार करना चाहते थे। इस प्रकार इस खास वक्त की स्थापत्य शैली को देखकर हम समझ सकते हैं कि उस समय सत्ता को किस तरह से देखा जा रहा था। स्थापत्य शैलियों के प्रचलित रुचियों को ही पता नहीं चलता, उनमें बदलती भी थी। बम्बई की एक चाल, जो ये दिख रही है बम्बई की एक चाल है। बम्बई में गाथिक शैली का चलन बढ़ता जा रहा था, लेकिन मद्रास में कौन सी शैली ज़्यादा फली फूली थी? तो मद्रास में इंडो सार्सेनिक शैली ज़्यादा फली फूली थी। अदालत की इस इमारत के डिज़ाइन में पठान और गाथिक दोनों शैलियों के तत्व दिखाई देते हैं। यानी मद्रास लॉ कोर्ट जो है उसमें कौन सी दो शैलियों के तत्व दिखाई देते हैं? तो मद्रास लॉ कोर्ट जो था 1889 से 1892 ईस्वी में बना था, उसके इमारत में पठान और गाथिक दोनों शैलियों के तत्व दिखाई देते हैं। बम्बई सचिवालय सेक्रेटरीट किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? तो बम्बई सचिवालय सेक्रेटरीट का डिज़ाइन HST क्लेयर विल्किंस द्वारा किया गया था। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत में अपने ठिकाने कब स्थापित करती हैं? तो 1500 से लेकर 1700 के बीच में। पणजी में पुर्तगाली कंपनी कब स्थापित होती है? 1510 में। मछलीपट्टनम में डच 1605 में। मद्रास में अंग्रेज़ 1639 में। बम्बई में अंग्रेज़ 1661 में और कलकत्ता में 1690 में अंग्रेज़ तथा पांडिचेरी में फ्रांसीसी कब अपना ठिकाना बनाते हैं? 1673 में। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों की निर्णायक जीत होती है और वे बंगाल के शासक हो जाते हैं। कब? 1757 में। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1773 में। कलकत्ता नगर सुधार पर लॉर्ड वेलेजली द्वारा लिखित मिनट्स कब था? 1803 में। दक्कन पर अंग्रेज़ों का कब्जा कब हुआ था? 1818 में। बम्बई को नए प्रांत की राजधानी कब बनाया जाता है? 1818 में। बम्बई से ठाणे तक रेल लाइन कब बिछाई जाती है? 1853 में। बम्बई में पहली स्पेनिंग और वीविंग मिल की स्थापना कब की गई थी? 1857 में। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना कब की गई थी? 1857 में। नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल किया जाने लगा था 1870 के दशक में। मद्रास हार्बर का निर्माण पूरा हुआ था 1881 में। बम्बई के वाटसन्स होटल में पहली बार फिल्म दिखाई गई थी 1896 में। बड़े शहरों में फ्लैग फैलने लगा था 1896 में। कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया गया था 1911 में। आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक किसकी है? सब्यसाची भट्टाचार्य की। ए व्यू टू बर्ड्स द वेस्ट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। नहीं, ये बुक का नाम नहीं है। बुक का नाम है द इंडियन मेट्रोपोलिस ए व्यू टूवर्ड्स द वेस्ट। किसकी पुस्तक है? नॉर्मा इवेंसन की। दिल्ली बिटवीन टू एम्पायर्स किसकी रचना है? नारायणी गुप्ता। द कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया तपन चौधरी एवं इरफान हबीब द्वारा। टाउन्स एंड सिटीज ओरिएंट, लॉन्गमैन एंड कैम्ब्रिज ए बर्टन, गेविन हैमली एवं बर्टन स्टीन द्वारा। कॉलोनियल अर्बन डेवलपमेंट, कल्चर, सोशल पावर एंड एनवायरनमेंट एंथनी किंग। एन इंपीरियल विजन, इंडियन आर्किटेक्चर एंड ब्रिटेन्स रॉज, टॉमस और मेटकॉफ। द सिटी इन हिस्ट्री, इट्स ओरिजिन्स,